दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जितनी चीजें हम सबने पढ़ी यहीं से प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना बहुत जरूरी है, आप सब देखेंगे कि इसके साथ में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं क्या आया हुआ है। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शाहजहां होंगे। ठीक है, इन्होंने ही संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये आपका आ गया कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया, ये आया हुआ है आपके यूपीपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पहला कथन क्या कहता है? मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। और कारण क्या है? केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति जो है उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सत्य है और किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इज द राइट होगा, क्योंकि ए और आर दोनों क्या है? सही है और आर जो है ए की क्या करते हैं? सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए, मतलब सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप देखने को मिल रहा है आपके यूपीपीएससी प्री में आया हुआ है। कब? 2021 में, कुछ ही साल पहले का क्वेश्चन आया हुआ है। तो रिवीजन करो, आगे के एग्जाम भी जैसे आपका आरओ फिर से आ रहा है, यूपीपीएससी आ रहा है, तो उन सब में ये एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसको रिविजन कर लो। पहले देखते हैं इसमें कौन सा होगा। सबसे पहले कौन आएगा? तो रॉल्फ फिच आए हुए थे, तो यानी ऑप्शन बी सबसे पहले सेकंड है सबसे पहले किसी इसमें। अब लो, अब यहीं से आपको जो कूट वाले क्वेश्चन मिलते हैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करो कि अगर आप देख रहे हैं ना सेकंड ने सबसे पहले रॉल्फ फिच आए, अब रॉल्फ फिच देख लो कहाँ पे है। ऑप्शन बी आपको देखने को मिलेगा कहीं है, ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। ये सब क्या हो गया? पहले ही खत्म हो गया। तो सीधे सीधे अगर आपको एक उत्तर भी यहाँ पे पता होता ना तो आपको आंसर मिल सकता था, है ना। यानी सबसे पहले आए रॉल्फ फिच, उसके बाद आए विलियम हॉकिंस, फिर आते हैं निकोलस डाउंटन और उसके बाद कौन आता है? सर थॉमस रो आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं, अब इसको सूची एक को सूची दो से क्या करना है? मिलाना। एक बार और ध्यान से देख लेना कि सही मिलाना है ना, कूट से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, गलत नहीं चुनना। ये चीज यहाँ पे बच्चों से बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इसको ध्यान देना। अब इसमें ऑप्शन क्या होगा? दीवानी तन, मुस्तफी, मुशर्रिफ और वाकियानवीस। अब इसको किससे मिल मैच करेंगे? एक का थ्री यानी जागीर व वेतन को देखना, यानी एक का थ्री किसमें मैच कर रहा है? यहाँ भी नहीं है, खत्म। एक का थ्री यहाँ तो है, अब एक का फोर ये भी खत्म। अब इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन है। मुस्तफी यानी राज्य के ये होता है इसमें, और मुस्तफी राज्य के आय और व्यय का निरीक्षण करना। तो बी का फोर कहीं मिल रहा है आपको? हाँ ये मिल रहा है, ऑप्शन बी ये होगा राइट आपका। ठीक है, अब इसके बाद सी का क्या हो जाता है? 1 हो जाता है और डी का 2 हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? यानी कि अंतर देखना है आपको किसके बीच में? जागीरदार और जमींदार के बीच अंतर देखना है। तो जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। तो इसमें और क्या दिया गया है कि जागीर, और दूसरा क्या ऑप्शन मतलब है? जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा बताइए? ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी? ना तो एक और दो, क्या होगा? तो इसमें आपका क्या होगा? ऑप्शन ए क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा था, बिल्कुल सही बात है, तुर्की में ही लिखा था बाबरनामा, लेकिन आगे चल करके ठीक है इसको फारसी भाषा में मतलब लिखा जाता है वो भी। कारण इसका क्या? तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, बिल्कुल नहीं थी, तुर्की नहीं थी। मुगल दरबार की जो राजभाषा थी वो क्या थी? वो फारसी हुआ करती थी। कौन सी हुआ करती थी?
फारसी हुआ करती थी, ठीक है। तो ये जो कारण है वो गलत है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ए सही है किंतु क्या है, आर गलत है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। अब सूची 1 को सूची 2 से यानी सही का क्रम मिलाना है। अब देखो सूची 1 में क्या दिया हुआ है और कार्य क्या दिए हुए हैं। तलार का क्या कार्य होता है, रात्रि सुरक्षा कर्मियों की क्या होती थी, का अधिकारी होता था। तो ए का 3 आपको कहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये वाला होगा, एक ही आंसर से लगा लिए हम लोग। बी का क्या होता है, बी का 4 है, यानी कि पट्टकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी होता था। सी का 2 होगा, इसको सहसाधिपति को क्या बोलते थे, चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी होता था। और बालिदीपी यानी चुंगी का संरक्षक होता था, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइज ये सारे क्वेश्चंस आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से करिएगा, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब मनसबदारी व्यवस्था पता है ना क्या होती थी, क्वेश्चन देखो पहले। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ की थी, सही बात है, ये एकदम सही कर। ये जो पहला आपका जो स्टेटमेंट है वो राइट है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, मनसबदारी का पद पैतृक था, बिल्कुल नहीं था पद, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा इसमें, ठीक है, राइट होगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, बताओ, सासाराम में है, दिल्ली में है, कालिंजर में है, या फिर सोनार गांव में है। तो ऑप्शन ए होगा, यानी सासाराम जो कि बिहार में पड़ता है, वहां पे शेर शाह का मकबरा बना हुआ है। तो आगे चलते हैं। अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, यहाँ भी सही उत्तर का उपयोग करना है आप लोगों को। अब देखना है यहाँ पे क्या क्रम होगा। बाबर जामा मस्जिद एकदम सही है, ठीक है। हुमायूं दीन पनाह, अकबर जहांगीर का महल, और जहांगीर अकबर के मकबरे का पूर्ण करवा, अकबर के मकबरे को पूर्ण, यानी 1 2 3 इसका जो क्रम है ना वो सही लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर का इबादत खाना वह स्थान था जहां क्या होता था, विभिन्न धर्मों का मध्य वाद विवाद और चर्चाएं होती थी, ठीक है। विभिन्न धर्मों के अलग अलग धर्म के लोग यहाँ इकट्ठा होते थे। अब देखो इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। किताब उल हिंद किसने लिखी थी, बताओ, अलबरूनी ने। ए का 2 आई थिंक होगा ना, ए का 2 है कहीं, ए का 2 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, ये है। और रहला जो किताब है वो किसने लिखी थी, लेखक है इब्न बतूता। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, पहले ही जब पढ़ा रहे थे तब बताया था। बादशाह नामा लाहौरी ने लिखी थी। ये किताबें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको याद रखो, ठीक है। ये किताबें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और देखते जाओ क्वेश्चन, सीडीएस के एग्जाम में आया हुआ 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने कोई क्वेश्चन अलग से नहीं, जो टॉपिक हम सबने पढ़ा है ये क्वेश्चन भी वहीं से आए हुए हैं, और आप सबने देखा भी होगा कि ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कैसे। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्म के युद्ध में पराजित किया था, और किस राज्य में स्थित है। अब ये किस राज्य में स्थित है, तो वो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कहां पर है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी हुई है, आप सब ने पहले पढ़ा है कि जो बाबर नामा है वो किस भाषा में लिखी थी, तुर्की भाषा में लिखी थी। तो ऑप्शन सी इज द क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, बहुत फेमस युद्ध है, आप सबको पता है, बताओ। अकबर और महाराणा के प्रताप के बीच लड़ा गया था। कौन सा, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। अब 18वीं सदी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पदार्थ, यानी कि अब देखो क्या क्या थे, तो कपास था, रेशम, शोरा और अफीम, ये सारा निर्यात किया जाता था। तो दोस्तों क्वेश्चन यहीं पे हो जाते हैं खत्म, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगला लेक्चर जो होगा वो आरओ की एमसीक्यूज लेकर के लाने वाली हूँ। टॉप 100 एमसीक्यूज होंगे जो कि लाइव क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।